सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम आईएएस प्रीलिम्स सीसेट के पेपर के कुछ पैसेज की रणनीति पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं पैसेज आपको सोल्व करके बताऊंगा कि किस प्रकार आप एक शानदार स्ट्रेटजी के साथ में अपने पैसेज को भी सोल्व कर पाओ। लेकिन इससे पहले मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। पहली कोशिश आपको क्या करनी है, जैसे सीसेट का जो पेपर होता है ना, उसके अंदर 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन होते हैं। तो आपकी रणनीति में ये पहले से ही होना चाहिए कि पहले राउंड में ना, राउंड फर्स्ट में आपको क्या करना है, आप राउंड फर्स्ट में वो क्वेश्चन करो जिसमें आपको 2 मिनट से कम टाइम लगता है। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट लगता है। तो मेरा ये मानना है कि आप इसमें उलझना नहीं है। आपको पहले राउंड में 1 से 80 तक आपको चले जाना है, और इसमें जो आपको 30, 35 या 25 तक जो आते हैं, एक तरह से 25 से 30 क्वेश्चन जो ईजी वाले आते हैं, जिनको आप देखते सोल्व कर सकते हो, वो आपको करना चाहिए। सीसेट में अधिकांश विद्यार्थी वो फेल हुए हैं जिन्होंने रणनीति सही नहीं अपनाई। उन्होंने क्या किया, जैसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया ऐसे करके, मतलब उन्होंने क्या किया, उन क्वेश्चनों में फंसना शुरू कर दिया जो उनको ज़्यादा आ नहीं रहे थे। इसके कारण क्या होता है कि वो क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं ले पाते हैं। तो सीसेट में फेल ज़्यादातर जो विद्यार्थी हुए हैं, रणनीति के अभाव में फेल हुए हैं। सही से उनकी रणनीति काम नहीं कर रही थी। अच्छा, इस साल की कट ऑफ हम देख रहे हैं। देखो, 2020 की जब कल कट ऑफ आई है, उसका एक आंकलन देख सकते हैं। 2020 की कट ऑफ से एक बात पता चली है कि जिस प्रकार जनरल की जीएस के अंदर कट ऑफ गई है 92, ठीक है, इससे पहले भी मान लो 98, 95 भी जा रही है। इसका मतलब जीएस फेस्ट में आप मैक्सिमम ये मान सकते हो अभी कि यार हम 50 क्वेश्चन तो हमें ये कर लेते हैं, ठीक है, या हम न्यूनतम मान के चलते हैं एक बार कि 45 से 50 क्वेश्चन को एक कट ऑफ मान के चलते हैं कि 50 क्वेश्चन हमें सही करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन हमें सही करने हैं, तो हमारा प्री किसी हालत में नहीं रुकने वाला है। और कट ऑफ इससे ज़्यादा जाएगा भी नहीं। हाल ही के वर्षों का जो ट्रेंड दिख रहा है, उससे पता भी चल रहा है कि यार कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि पेपर का लेवल टफ है। और सबसे बड़ी बात है, आजकल सीसेट थोड़ा टफ होने लगा है। अब लोग बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि यार हिंदी माध्यम के ही सीसेट में फेल होते हैं। मैं एक आंकलन बताता हूँ आपको, एक रोचक आंकलन और डाटा मेरे पास है। लास्ट ईयर जैसे मैं इंटरव्यू दे रहा था, 2020 में मैंने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया था। उसके बाद में जो प्री हुई थी 2021 की, 2020 की प्री हुई थी। मैंने इंटरव्यू दिया था 2019 का, जो कि 2020 में हुआ था, ठीक है। तो 2020 की जो प्रीलिम्स हुई थी, उसमें मेरे काफ़ी दोस्त हैं, इवन मतलब IITN भी उसमें शामिल है। लास्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब प्री फेल कर गए। जो कल की कट ऑफ आई है, पहले ये माना जा रहा था कि फेल किस में हुए हैं, जीएस के पेपर में हुए हैं। जबकि जो मेरे दोस्त हैं, मतलब ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यू से आते हैं, तो उनकी तो कट ऑफ जीएस फर्स्ट की बहुत कम गई है। इसका मतलब सीसेट में फेल कर गए। लास्ट ईयर का सीसेट का पेपर ऐसा था, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा टफ उसका लेवल था, इसमें कोई शक नहीं है। और हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो इसमें ये नहीं क्या केवल हिंदी माध्यम या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट लास्ट ईयर फेल हुए हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनका मैथ बैकग्राउंड है, बीएससी किया है, 12th उन्होंने मैथ बैकग्राउंड से किया है, अच्छा खासा जो एसएससी की तैयारी करते हैं, तो मतलब हुए हैं फेल। ऐसी बात नहीं है फेल नहीं हुए हैं, हुए हैं। ये मतलब एकदम सत्य बात है, ठीक है। तो ये मान के चलो हमें सीसेट को सीरियस लेना है। सीधी सी बात, एक ही बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि यार हमें सीरियस लेना है। सीसेट को सीरियस लेके ही 10 दिन में काफ़ी है यार, निकाल सकते हो। मतलब सीसेट में तो चलो आप कंटिन्यू वैसे भी कर रहे हो, लेकिन 10 दिन के अंदर ये तो कर सकते हो ना, जो स्ट्रेटेजी आप कैसे अपनाओगे। तो मेरा ये मानना है कि आप सबसे पहले किन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करोगे, जो क्वेश्चन आपको आते हैं, चाहे मैथ के हो, पैसेज के हो, रीजनिंग के हो, ठीक है। और यहाँ तो मैं पैसेज में आपको रणनीति बता रहा हूँ, रीजनिंग मैथ के तो वीडियो आपको कहीं मिल जाएंगे, लेकिन पैसेज के मैंने देखा है कि बहुत कम लोगों ने अच्छे पैसेज को सोल्व करा रखा है, ठीक है। वैसे मैंने पहले भी बताया। तो यहाँ पे एक बात सत्य मान लेना कि पहले वो करो, जैसे रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपको आते हैं तो वो करना, क्योंकि उसमें सही होने की संभावना ज़्यादा होगी। मैथ वाले सही होने की संभावना ज़्यादा होती है, उनको पहले करो। पैसेज वो लोग कर सकते हैं, पैसेज ज़्यादा महत्व दे सकते हैं जिनको मैथ रीजनिंग में समस्या आती है। तो मेरी क्या रणनीति रहती है, जैसे मेरा सीसेट का स्कोर है ना 130 भी रहा है, मेरा हाईएस्ट जो स्कोर सीसेट का रहा है 130 भी रहा है, और लास्ट ईयर मेरा 70 भी था। तो मतलब दोनों के बीच में रहा है, 70 से 130 तक भी आया है। तो जो मेरी रणनीति होती है कि हर बार मैं सीसेट आराम से पास करता हूँ, कभी सीसेट में फेल नहीं हुआ हूँ आज तक, ठीक है। तो मेरी रणनीति ये रहती है कि मैं ना क्या करता हूँ, मैं पैसेज और रीजनिंग करता हूँ। तो मैं इसमें अलग अलग नहीं करता हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन फर्स्ट से मैंने क्वेश्चन शुरू किया है, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट से मैंने शुरू किया है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है तो मैं कर लूँगा, दूसरा ऐसे करते हुए बीच में जो पैसेज आ रहे हैं ना, छोटे वाले पैसेज को मैं करता जाऊँगा। जितने छोटे वाले पैसेज होंगे, बड़े वाले पैसेज में मैं फर्स्ट राउंड में उलझूंगा नहीं। ऐसे करके फर्स्ट राउंड में मैं 30-35 क्वेश्चन तक कर लूँगा, ठीक है। इनमें से मेरे कम से कम 30 काट पीट के पक्का सही हो जाएंगे। फिर सेकंड राउंड करूँगा तो उसमें 25 क्वेश्चन और कर लूँगा। तो ये मेरी रणनीति रहती है कि जिसमें पैसेज में पूरे करता हूँ और रीजनिंग के सवाल करता हूँ। ऐसे करके मैं 55-60 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरी रणनीति है, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ होगा। चलते हैं पैसेज पे।
ये बताना इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है, कल जैसे कट ऑफ देखने को मिल रही है तो कोई भी फेल हो सकता है इसमें। कोई ये नहीं है कि वो IITN है या वो मैथ बैकग्राउंड से है या आर्ट्स बैकग्राउंड से है, फेल होने को कोई भी हो सकता है। इसमें कोई निश्चित ऐसा है नहीं कि वही लोग फेल होते हैं जो जिनको मैथ नहीं आती है या रीजनिंग नहीं आती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पैसेज लेते हैं, और आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी सबसे पहले वही करेंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे, ठीक है। आपको ये पैसेज करना है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पैसेज करना है। पहले वीडियो को पॉज करो, पैसेज पढ़ो, कुछ अटेम्प्ट लो, और बाद में मेरा तरीका देखना। इसी तरह मैं इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे पैसेज ला रहा हूँ, ठीक है। ये पैसेज है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप है ना आराम से इसको पढ़ सकते हो। क्वेश्चन देख लिया होगा, चलो शुरू करते हैं। ये रणनीति आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है कि आपकी प्रैक्टिस यही मेरे साथ हो रही है, ठीक है। पैसेज के क्वेश्चन वैसे हालांकि मैंने बहुत करवा दिया, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यार आप इनको निकालो ना। ज़्यादा कमेंट, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर पैसेज सोल्व करो, तो पैसेज इतने सोल्व मैं करवाऊंगा तो फिर आप प्रैक्टिस कहाँ करोगे ना। तो ज़्यादा कमेंट मत करो, मैं ज़्यादा वीडियो बनाने वाला हूँ नहीं। एक या तो ये लास्ट वीडियो का या इसके बाद में एक वीडियो और आ सकता है मुश्किल से, क्योंकि पैसेज तो खुद को निकालने होते हैं ना। मैं सभी सोल्व करा दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस कहाँ पे हो जाएगी फिर, तो ऐसा नहीं करना है। ये मेरे हिसाब से अंतिम वीडियो हो सकता है। और बहुत लोगों का कमेंट ज्योग्राफी को लेकर था, तो ज्योग्राफी की मैंने 6 से लेकर 11 तक करा दिए। 12th के जो 2-4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो करवाऊंगा, पूरी में नहीं पढ़ाने वाला हूँ। और मैंने सबको ये बोला है कि यार ज्योग्राफी मेरे वाली वीडियो सफिशिएंट नहीं है, आपको ज्योग्राफी खुद 5 बार पढ़नी पड़ेगी, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि जलवायु परिवर्तन का निवारण करने की सभी कार्यवाहियों में अंततः लागत अंतर्निहित होती है। भारत जैसे देशों के लिए अनुकूलन और परसमन योजनाओं और परियोजनाओं को अब विकल्पित और कार्यान्वित करने के लिए वित्त पोषण उचित रूप से बहुत अहम होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत अनुवाद का समस्या होती है, लेकिन उस पर हम कभी बात ही नहीं करेंगे। हम नेगेटिव चीज़ों की बात ही नहीं करेंगे कि यूपीसी में ये आता है, वो आता है, हिंदी मीडियम के साथ वो होता है। जो होता है होने दो, अपना एक ही काम है, हार्ड वर्क करते रहो बस। मेरा एक ही रिक्वेस्ट होगा कि जितना भी नेगेटिविटी आसपास जो भी फैल रही है, उन सबको बिल्कुल आप अपने माइंड में लाने ही मत दो, आने ही मत दो, ठीक है। हम कुछ नहीं कर सकते उनका, हम सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हम एक काम कर सकते हैं कि मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। यही हम कर सकते हैं बस। भारत जैसे विकासशील देश के लिए, जो कि जलवायु परिवर्तन की सर्वाधिक मार झेलने वालों में से एक होगा, वित्तीय विकास की इसकी आवश्यकताओं को देखते हुए यह समस्या और भी गंभीर है। अधिकतर देश निश्चित ही जलवायु परिवर्तन को वास्तविक खतरे के रूप में देखते हैं और अपने पास के सीमित संसाधनों को अधिक व्यापक और एकीकृत तरीके से प्रयोग कर इसके निवारण का प्रयास करते हैं। मतलब ये थोड़ा पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन में थोड़ा कॉमन सेंस भी काम करेगा। थोड़ा पैसे से बाहर भी जाकर हम थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस इसमें ज़्यादा ही काम करेगा। तो हम एक बार अटेम्प्ट लेते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात की गई है कि उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं कौन सी है। ये याद रखना, थोड़ा सा पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत होने की संभावना इसमें ज़्यादा रहती है, तो इसको एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेशन तरीके से जाते हैं। तो ये कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन विकसित देशों के लिए चुनौती नहीं है। तो भाई ऐसा थोड़ी ना है, आप खुद एक कॉमन सेंस लगाओ कि जलवायु परिवर्तन तो सबके लिए चुनौतीपूर्ण है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन तो हर एक के लिए संकट पैदा कर सकता है, विकसित हो या विकासशील हो। हाँ, हालांकि विकसित देशों के पास थोड़े संसाधन ज़्यादा है तो उनके लिए चुनौतीपूर्ण कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि चुनौती है ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत मतलब है, तो कट जाएगा। यहाँ पे देखो, जहाँ जहाँ हमें लगा कि एक स्टेटमेंट है उनको हम निकाल देंगे। ये एलिमिनेशन टेक्निक आपको आंसर बहुत आसानी से सोल्व करवा देगी, ठीक है। अब देखो, इसमें तीन कॉमन है, इसका मतलब 3 सत्य है, तो 3 को टिक लगा दो, अपने आप ही लगा दो, नहीं पढ़ने की, यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पढ़ेंगे तो भी वैसे सही निकलेगा, क्योंकि ऑप्शन ही हमारे पास 2 बचे हैं। अब सेकंड ऑप्शन पे बात करते हैं कि अनेक देशों के लिए जलवायु परिवर्तन एक जटिल नीतिगत मुद्दा और विकास का मुद्दा है। आप खुद एक मतलब कॉमन सेंस लगाओ इसमें कि हाँ, सत्य है, ये बात सत्य है कि जलवायु परिवर्तन और विकास का जो एजेंडा है साथ साथ चलता रहता है, दोनों मुद्दे एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो मतलब ये कहीं ना कहीं सही लग रहा है, इसमें हम इसको एलिमिनेट कर नहीं सकते, इसको गलत साबित नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होता है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। मैं केवल आपको पूर्व धारणा वाला जो पैसेज आता है उसके अंदर आपको अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करने के लिए बोलता हूँ। कोशिश करो, एलिमिनेट करो, जो स्टेटमेंट बचते हैं उन पर थोड़ा सोचो और फिर अपना आंसर लेके आओ, ठीक है। तो इसमें फिर आंसर अपना क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। और यूपीसी की मैं ऑफिशियल आंसर की से ही मैच कराता हूँ इनको, ठीक है, क्योंकि कोचिंग की जो है वो तो काफ़ी गलतियाँ होती हैं उनमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी आंसर सही है। 2020 की भी आंसर की आने वाली है, आजकल में आने वाली है, तो 2020 के मैं पेपर आपको सीसेट के सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। सीसेट के जो पैसेज है 2020 के वो सोल्व करा दूंगा, वो अपने लास्ट लेसन होगा 2020 की, 1-2 दिन में आने दो आंसर की, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, सी आंसर इसका सही होगा। तो इसमें आपने तरीका सीखा होगा कि पूर्व धारणा में आपको क्या करना है, थोड़ा सा कहीं नहीं कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना है और आंसर निकाल लेना है। यही एक तरीका हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50।
क्वेश्चन 50 यहाँ पे देखो पेसेज 2 है, ये पेसेज आप पढ़ो, एक बार वीडियो को पॉज करो। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी देखना, मैं इंग्लिश मीडियम का ला रहा हूँ पेसेज आगे। क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, 50 नंबर का। और आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी यहाँ से पढ़ सकते हैं। कुकिंग विथ बायोमास एंड कोल इन इंडिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लो। चलिए, ऐसा आप कर रहे होंगे, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप ऐसी रणनीति अपना रहे होंगे, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको इस चीज़ का फायदा मिलने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं वापस। हाँ, आराम से दिख रहा होगा, आराम से पढ़ सकते हो। बाकी मैं बोलता हूँ कि यदि आपको इसमें संकट आ रहा है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं दिख रहा नहीं है, या इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी सही से इसको देख नहीं पा रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि 2018 का सीसेट का पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, अपने सामने रखा करो पेपर। इतने तो आप ईमानदार होंगे यदि पेपर आप दे रहे हो इस साल, ठीक है। तो इसमें है कि भारत में जैव मात्रा तथा कोयले से खाना पकाना स्वास्थ्य समस्याओं के प्रमुख कारक के रूप में स्वीकृत है तथा निर्धन जन समुदाय की स्त्रियां तथा बच्चे सर्वाधिक जोखिम का सामना करते हैं। प्रतिवर्ष इन घरों में 10 लाख से अधिक असामयिक मृत्यु घरेलू वायु प्रदूषण, जो कि खाना बनाने में प्रयुक्त प्रदूषक ईंधन से होता है, के कारण होता है, तथा ऐसे से ईंधन देश में बाह्य वायु प्रदूषण के चलते 1.5 लाख अन्य मृत्यु होती है। यद्यपि शौच खाना बनाने के ईंधन जैसे एलपीजी, प्राकृतिक गैस तथा बिजली का उपयोग करने वाले भारतीय जन समुदाय का हिस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रदूषक ठोस ईंधन को प्रमुख खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में उपयोग में लाने वाली संख्या लगभग 30 वर्षों से 70 करोड़ तक है। ये पैसेज कह रहा है कि हाँ ठीक है, ये बात सही है कि आजकल एलपीजी इनका बढ़ रहा है, लेकिन आज भी मतलब वंचित वर्ग है, ग्रामीण सोसाइटी में ऐसे ईंधन का उपयोग किया जाता है जिससे कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण की समस्याएं आती है। नॉर्मल पैसेज है, एकदम सिंपल वाला पैसेज है, इसको पढ़ते हैं। और याद रखना, एलिमिनेशन टेक्निक से आप इसको आंसर करना है, ऐसे सीधे आंसर करोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या पूछ रहा है, उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में इसमें कौन सा सर्वाधिक निर्णायक और तार्किक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इसका मतलब क्या कहना चाहता है, इसका क्या मर्म है ना, ऐसे इसका उद्देश्य क्या है, इसको पैसेज को लिखने का क्या उद्देश्य है, राइटर की क्या भावना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है कि ग्रामीण जन स्वास्थ्य खतरों के प्रति जागरूकता के कारण प्रदूषक ठोस ईंधन के उपयोग को त्याग रहे हैं। ग्रामीण जन स्वास्थ्य खतरों के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण प्रदूषक, ऐसा नहीं यार, मतलब ऐसा है नहीं, कहीं इसमें बात की नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि ग्रामीण जन स्वास्थ्य खतरों के प्रति बेचारे, उनको आप जानते हो, वही वंचित वर्ग की बात जहाँ पे आती है, तो वहाँ पे नई सप्लाई चेन भी नहीं होगी या उनके पास इतने संसाधन नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। भारत में घर के अंदर के वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान खाना बनाने के शौच ईंधन के उपयोग को आर्थिक सहायता देकर की जा सकती है। की तो जा सकती है, एक बार इसको रोकते हैं, काटते नहीं, एक बार ये थोड़ा थोड़ा सही हो सकता है, देखते हैं, एलिमिनेट करके निकालेंगे आंसर। भारत को प्राकृतिक गैस के आयात को बढ़ाना चाहिए, ऐसे कहीं बात नहीं की है, एलिमिनेट कर दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। निर्धन घरों में खाना बनाने की गैस तक उनकी पहुंच बनाकर असामयिक मृत्यु को कम किया जा सकता है। निर्धन घरों में खाना बनाने की गैस तक उनकी पहुंच बनाकर, अब देखो इनमें से बेस्ट आंसर कौन सा हो सकता है, ये दोनों ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन पैसेज के आधार पर बेस्ट आंसर कौन सा, इनको हमें चूज करना है, ठीक है। भारत में घर के अंदर वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान खाना बनाने के शौच ईंधन के उपयोग को आर्थिक सहायता देकर की जा सकती है। देखो यार, इसमें पैसेज में यदि बात करें हम, तो आर्थिक सहायता की बात तो कहीं नहीं की है, देखो आर्थिक सहायता की बात नहीं की गई, लेकिन निर्धन घरों में खाना बनाने के लिए इसमें जरूर इसकी बात की है, निर्धन घर की भी बात की है, और असामयिक मृत्यु की भी बात की है। किसमें, पैसेज में देख लो, एक बार चेक कर लो। देखो आप यहाँ पे देखना, हम देख सकते हैं यहाँ पे निर्धन समुदाय, ठीक है, और यहाँ पे काफी मतलब असामयिक मृत्यु, तो ये पैसेज से जुड़ा है एकदम मामला, तो ये पैसेज में बात भी कर रहा है, और पैसेज में हम इसका निष्कर्ष निकालें तो एक बात सत्य है। देखो अब लॉजिकल कैसे इसके बारे में सोचते हैं हम, यदि इस स्टेटमेंट को हम सही करें, बी वाले को, भारत में घर के अंदर वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान खाना बनाने के शौच ईंधन के उपयोग को आर्थिक सहायता देकर किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं आप आर्थिक सहायता दोगे तो इस समस्या का समाधान निकलेगा, हो सकता है आप जो आर्थिक सब्सिडी इन परिवारों को दे रहे हो वो सब्सिडी और कहीं चली जाए, हो सकता है परिवार का पूर्ण सदस्य दारू पी जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है, जो डी वाला आप पढ़ोगे ना आंसर इसका, कि निर्धन घरों में खाना बनाने की गैस तक उनकी पहुंच बनाकर असामयिक मृत्यु को कम किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। ये मतलब इस पैसेज का क्या बोलते हैं, एम ही ये था लिखने का, लेखक यही बात कहना चाह रहा था कि यार ये समस्या है तो इनका समाधान कैसे हो सकता है।
समाधान हो सकता है। जैसे आप इसको, आप जो आपने योजना पढ़ी थी, जो अपनी प्रधानमंत्री जो एलपीजी योजना आई थी है ना, उस योजना को आप याद कर सकते हो, उसका टारगेट ही ऐसा ही था। तो कभी कभी क्या होता है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करा करो। पैसेज, अच्छा यूपीसी ने पैसेज रखा ही क्यों है? इसीलिए रखा है कि आप है ना अपनी विवेक बुद्धि और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके तार्किक बातें करो और तार्किक चीजों पर ज्यादा सोचो, है ना। तो इसलिए आंसर इसका क्या है, सही है, डी आंसर इसका बिल्कुल सही है। यूपीसी की ऑफिशियल आंसर की में बिल्कुल डी आंसर दे रखा है। यदि आपने ये तरीका अपना लिया पैसेज को करने का, तो आपके एक भी पैसेज गलत नहीं होने वाले हैं। ठीक है, ये तरीका मेरे हिसाब से बेस्ट है। बाकी आगे देखते हैं। चलो, 50 में आंसर हो गया आपका, डी आंसर हो गया। आगे पढ़ते हैं, तीसरा पैसेज, पैसेज थर्ड, हाँ, कि यहाँ पे आप देखना, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी आप यहाँ से पैसेज पढ़ना, ठीक है। और यहाँ पे आधा पैसेज यहाँ पे, और क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करना। इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी यहाँ पे देखना, पैसेज 3, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा पैसेज 3, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आप आराम से पॉज करो और पढ़ो इसको, क्वेश्चन का अटेम्प्ट लो। चलिए सोल्व करवाते हैं आगे। बहुत ही आसान पैसेज है, बहुत बढ़िया पैसेज है कि यहाँ पे वैज्ञानिक ज्ञान ज्ञान के अपने संकट है, लेकिन सभी बड़ी चीज़ों के साथ ऐसा ही है, उन संकटों के परे जिनके द्वारा ये ज्ञान वर्तमान को डराता है। एक संभावित सुखी विश्व जो कि गरीबी रहित है, युद्ध रहित है, रोग मुक्त है का भविष्य निरूपण विजन करता है। थोड़ा सा आपको लगे ना कि यार ये अनुवाद समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे मैं पैसेज पढ़ रहा हूँ, जहाँ मुझे कुछ कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं तुरंत क्या करता हूँ, इंग्लिश मीडियम का जो पैसेज अपना, ठीक है, यहाँ पे इसको पढ़ लेता हूँ। ऐसा मैं करता हूँ और मुझे फायदा मिलता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपको जहाँ लगे ना हिंदी का समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज ऐसा कुछ करके कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, जो और किसी से नहीं हो सकता, विज्ञान के चाहे कोई भी अप्रिय परिणाम हो सकते हो, वह अपनी विशेष प्रकृति में मुक्ति दाता है। तो यहाँ पे आप खुद भी जानते हो, आपका कॉमन सेंस भी क्या कहता है विज्ञान के बारे में। तो आपका कॉमन सेंस, विवेक, बुद्धि और पेशेंस सबको मिला के आंसर करना चाहिए। ठीक है, तो एलिमिनेट तरीके से ही इसको हम करने वाले हैं। एलिमिनेशन टेक्निक से आंसर एकदम परफेक्ट निकल के आता है, ये मैंने महसूस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आप गौर करना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस परिच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। आपके मन में भी वो विचार आ गया होगा कि यार इस पैसेज को पढ़ने के बाद में मेरे मन में भी विचार आ कि इस पैसेज का उद्देश्य क्या है, मर्म क्या है इसका ना। ठीक है, एलिमिनेशन चलते हैं कि सुखी विश्व विज्ञान का सपन है, हो सकता है, मना नहीं कर सकते, हो सकता है। आगे बढ़ते हैं एक बार। विज्ञान ही एक सुखी विश्व का निर्माण कर सकता है, लेकिन ये अकेला बड़ा संकट भी है। विज्ञान ही एक सुखी विश्व का निर्माण कर सकता है। थोड़ा थोड़ा आपको लगा ना कि कहीं ना कहीं ये एक्सट्रीम सिचुएशन की बात कर रहा है, तो इंग्लिश का एक बार देख लेते हैं कि साइंस ओनली कैन बिल्ड ए हैप्पी वर्ल्ड। मतलब ऐसे थोड़ी ना है, साइंस अकेला थोड़ी जो कि विश्व को खुशी प्रदान कर सकता है। या तो एलिमिनेट करेंगे, कट गया, बिल्कुल कट गया। विज्ञान के बिना सुखी विश्व संभव नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन जरूरी नहीं केवल विज्ञान से ही संभव हो, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सुखी विश्व का होना बिल्कुल संभव नहीं है, ये तो बिल्कुल जाएगा, ये तो बिल्कुल ही कट गया। क्यों नहीं है भाई संभव, बिल्कुल है। ये देखो अब आंसर क्या निकल के आ गया, अपने आप बच गया आपका आंसर ए। ये तरीका बेस्ट तरीका मुझे लगता है। जैसे मैं आज भी ये पैसे सोल्व करा था, मैंने 6-7 पैसे सोल्व किए थे, इसमें एक क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा, ठीक है, बाकी 6 के 6 इस तरीके से मैं कर रहा था। फिर जो गलत हुआ था उसको भी देखा क्यों गलत हुआ, तो वो अभी जो मैं अनुभव आपके साथ बताता हूँ, पहले खुद इनको प्रयोग करता हूँ, खुद पैसेज पढ़ता हूँ, सोल्व करता हूँ, उसमें जो कमियां रहती है, ठीक है, बाद में जो मेरा अनुभव सामने आता है, तो इससे आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको फायदा मिल भी रहा है। जिस हिसाब से आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर, जितनी आपकी जिद होगी कि सर वीडियो बनाओ, मैं बनाने वाला नहीं था, कि मुझे लग रहा है ठीक है अब आपकी हेल्प काफ़ी होगी इसमें, सीसेट के पैसेज आप सोल्व कर लोगे, लेकिन बार बार इतने कमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब आपको फायदा मिल रहा है इसका। ठीक है, तो 51 का आंसर हो गया अपना ए। आगे बढ़ते हैं, ये पैसेज पढ़ना आप, यहाँ पे 4 नंबर, और आर्कटिक के जीवाश्म वाला पैसेज पढ़ना और क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने का आप प्रयास करना। ठीक है, पॉज करके। इसी तरह इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा छोटा कर दूँ, हाँ, और आप क्वेश्चन भी यहाँ पे देख लेना। ठीक है, सोल्व करते हैं, बहुत ही आसान पैसेज है। ठीक है, आर्कटिक के जीवाश्म ईंधन, मत्स्य और खनिजों के विपुल भंडार
अब वर्ष में कहीं अधिक लंबे समय तक सुलभ है। लेकिन अंटार्कटिका जो कि शीत युद्ध कोल्ड वार के दौरान हुई अंटार्कटिक संधि के कारण शोषण से सुरक्षित है और किसी भी देश के द्वारा किए जाने वाले राज्य क्षेत्रीय दावों के अंतर्गत नहीं आता है। के विपरीत आर्कटिक को औद्योगिकरण से सुरक्षित रखने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, विशेषकर उस समय में जब विश्व अधिक से अधिक संसाधनों के लिए लालायित है। हिम मुक्त ग्रीष्म की सुस्पष्ट संभावना आर्कटिक तट वाले देशों को पिघलते सागर के बड़े खंडों की छीना झपटी के लिए उत्साहित किया है। तो ये पैसेज समझ में आ रहा है, मुख्य तौर पे आर्कटिक को लेकर है, ठीक है, कि क्या क्या अभी संकट आ रहे हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। इसमें भी वही टेक्निक अपनानी है यार, एलिमिनेशन टेक्निक अपनानी है, उसी से आपका आंसर बिल्कुल सही निकल के आएगा। ठीक है, पढ़ते हैं, सीधा आंसर मत करना, एलिमिनेट करते जाना ऑप्शन को। निम्नलिखित में से कौन सा इस एक परिच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ है? ठीक है, भारत आर्कटिक प्रदेश में राज्य क्षेत्रीय दावे कर सकता है और उसके संसाधनों तक इसकी मुक्त पहुंच हो सकती है। ठीक है, अभी एक बार रोक लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा ये डाउट करा था कि राज्य क्षेत्र इसमें क्या कर सकता है, ये हो सकता है, लेकिन भारत की इसमें वैसे बात की नहीं की है, कहीं बात ऐसा हुआ भी नहीं है कि भारत कर सकता है। उसमें वो बात चल रही थी कि जो आसपास के तटीय क्षेत्र है वो आपस में मतलब ऐसा कुछ करने वाले। चलो एक बार छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक में ग्रीष्म हिम का पिघलना भू राजनीति में परिवर्तनों का कारण बनता है। तो ये भी पैसेज में थोड़ा थोड़ा लिखा है, इस पे भी बढ़ते हैं, आगे चलते हैं फिर एक बार। आर्कटिक क्षेत्र भविष्य में विश्व के संसाधनों की कमी की भारी समस्या को सुलझाएगा। ऐसा कुछ कह नहीं सकते, सुलझाएगा नहीं सुलझाएगा, ये कट जाएगा। आर्कटिक क्षेत्र में अंटार्कटिका से ये भी कट जाएगा। ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे जिनका कोई मतलब ही नहीं है। अब बेस्ट ऑप्शन चुनना है, दोनों में से बेस्ट ऑप्शन चुनना है, एक ज्यादा बढ़िया कौन सा लग रहा है। भारत आर्कटिक प्रदेश में राज्य क्षेत्रीय दावे कर सकता है और उसके संसाधन, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं की। ये जरूर बात की गई कि आर्कटिक में जब बर्फ पिघलती है ना, और तो कहीं ना कहीं फिर भू राजनीतिक संकट आएंगे या भू राजनीतिक परिवर्तन होंगे। ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि हिमयुक्त ग्रीष्म की सुस्पष्ट संभावना ने आर्कटिक तट वाले देशों को पिघलते सागर के बड़े खंडों की छीना झपटी के लिए उत्साहित किया है। तो ये भू राजनीतिक संबंधों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो बेस्ट आंसर क्या निकल के आया? 52 में बी आंसर है। बी आंसर बिल्कुल सही है, यूपीसी का आंसर किसी भी सही है। और जिनको डाउट लगता है तो पेपर और आंसर के साथ में लेके बैठा करो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कमेंट करते हैं सर आपका आंसर ये गलत है, तो भाई लेके बैठा करो आप साथ में, ठीक है। तो बी 52 में बी है। आगे बढ़ते हैं, फिर 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये भी एक आसान पैसेज कह सकते हैं। यहाँ पे देखना, ये पैसेज अब देखने वाले हैं यहाँ WTO वाला, ठीक है। पैसेज पढ़ो आप, तब तक इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन निकालता हूँ मैं। क्वेश्चन देखना आप यहाँ पे 53, और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी यहाँ पे पैसेज पढ़ेंगे। आप ये पैसेज पढ़ो तब तक, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने की कोशिश करो। क्वेश्चन देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर करते हैं एक बार। बहुत ही आसान पैसेज है, कोई बड़ा इसमें है नहीं कुछ। ठीक है, ये वैसे हम पढ़ते हैं जीएस में, ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो उसका आपका कॉमन सेंस इस्तेमाल कर सकते हो इनमें। ऐसी बात नहीं कि आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करोगे, यूपीएससी यही चाहता है, इसीलिए तो पैसेज दे रहा है कि आप अपने कॉमन सेंस, विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके तार्किक रूप से आंसर निकाल के लेके आओ, ठीक है। WTO का सदस्य होने के नाते या होने के कारण भारत उन समझौतों से बंधा हुआ है जिन पर भारत समेत इसके सदस्यों ने हस्ताक्षर किए एवं अनुसमर्थन किया है। समझा जाता है कि कृषि समझौते के अनुच्छेद 6 के अनुसार कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने से विकृति आएगी और इसे सीमाओं के दिन रखा गया है। न्यूनतम समर्थनों से उत्पन्न आर्थिक सहायता विकासशील देशों के लिए कृषि उत्पादन के मूल्य के 10% से अधिक नहीं हो सकती। भारत में पीडीएस के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्यान्न का सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग आवश्यक है। यह संभव है कि कुछ वर्षों में उत्पादकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता कृषि उत्पादन के मूल्य के 10% से अधिक बढ़ जाए। तो आपको ये पता है कि यार WTO के यदि मानकों को फॉलो करें तो हमारा जो पीडीएस सिस्टम है या MSP सिस्टम है उसको नुकसान होगा। फिर तो हम कैसा क्या निकालें, मतलब मामला कैसा बनेगा, तो उसी के हिसाब से हम कुछ एलिमिनेट करके निकालेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो एलिमिनेट करते हैं। भारत को अपने पीडीएस को संशोधित करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं करना चाहिए, कहीं बात ही नहीं है। वैसे कॉमन सेंस भी नहीं कहता भारत को WTO का सदस्य नहीं होना चाहिए, क्या मतलब बेवकूफ़ी वाली बात है, नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। भारत के लिए खाद्य सुरक्षा व्यापार के साथ टकराव उत्पन्न करती है। तो ये वैसे भी हमारे कॉमन सेंस वाला, या हम जीएस में जब पढ़ते हैं तो यही तो मामला आता है। आगे क्या, भारत अपने गरीबों को खाद्य सुरक्षा देता है, ये तो खाद्य सुरक्षा देता है, ये बात नहीं है। पैसेज में बात किसकी की है, इस बात की है कि यदि हम
अपनी खाद्य सुरक्षा पीडीएस या एमएसपी को सुनिश्चित करते हैं तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ के साथ जो एग्रीमेंट है उसमें टकराव होगा। तो यही बात आती है। ये सबसे सीधा आंसर था, 53 में आंसर हो गया, सी आंसर हो गया आपका। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही है। इसी तरह पूर्व धारणा वाला एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम देखने वाले हैं अभी 54, लास्ट, आज का लास्ट पैसेज लेते हैं क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा बाद में। ठीक है, और आगे आगे भी हम क्या करेंगे, एक दो वीडियो और पैसेज के बनाएंगे, लेकिन आप इन पे डिपेंड मत रहो यार। आपकी ये समस्या है कि आप डिपेंड हो जाते हो कि सामने वाला कोई आपको पढ़ा रहा है ना, तो पूरी तरह से उस पर डिपेंड मत रहो। और इस समय पैसे इसको सीसेट को लेकर रिस्क मत लेना यार। मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस की इस जर्नी के दौरान कि सीसेट को जो लाइटली ले लेता है वो उसका पूरा साल खराब हो जाता है बाद में। लास्ट दिनों में ये ज़्यादा देखा गया है। मैं भी बचाऊँ बाल बाल, मेरे 1-2 नंबर से मैं सीसेट बचाऊँ, तो कितना इंपॉर्टेंट है सीसेट इस समय पढ़ना। इसे में निकालो सीसेट के जितने भी पेपर है 5-7 साल के, यूपीसी के प्रीवियस ईयर के निकालो। कोचिंग के टेस्ट की जरूरत नहीं है आपको, यूपीसी के जो पेपर है उनको सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी यहाँ पे देखना पैसेज ये पढ़ने वाले हैं, और इसका आधा भाग ऊपर है, क्वेश्चन है। ठीक है, देख लिया होगा आपने, क्वेश्चन को देखो और अटेम्प्ट लो इसको। ठीक है, फिर जब तक इंग्लिश मीडियम का देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे ये दिख गया पैसेज 6 देखना आपको, ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 54 सोल्व करो आप। ठीक है, चलो लेते हैं फिर हम पढ़ते हैं इसको। देखो, भारत की शिक्षा प्रणाली उस व्यापक शिक्षा प्रणाली के नमूने पर बनी जो कि यूरोप में 19वीं शताब्दी में विकसित हुई और बाद में विश्व में फैल गई। इस व्यवस्था का उद्देश्य था कि बच्चों को अच्छे नागरिक और उत्पादक श्रमिक के रूप में अनुकूलित किया जाए। ये व्यवस्था औद्योगिक युग के लिए उपयुक्त थी, जिसमें सीमित क्षमता वाले अनुपालनकर्ता श्रमिकों की लगातार पूर्ति की मांग थी। हमारे शिक्षण संस्थान ऐसे कारखाने की तरह हैं जिनमें वर्दियां होती है और शिक्षार्थियों के जत्थे जारी किए जाते हैं। ऐसे शिक्षार्थी जो अनुपालन के लिए तो बनाए जाते हैं, अनुपालन के लिए ही बनाए जा रहे हैं, किंतु आर्थिक दृष्टिकोण से वातावरण पूर्णतः भिन्न है। ये बात सही है। हम थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाए कि अपनी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है ना कि यार पढ़ने पे, किताबें पढ़ने पे, रट्टा पर ये सब जोर दिया जाता है, जबकि वर्तमान की जो चुनौतियां परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से उतना नहीं है। लेकिन हाल ही में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये चीज़ों को, इन चीज़ों को मतलब ध्यान दिया गया है। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा के इसे सोच सकते हो। तो ये एक जटिल, अस्थिर और भूमंडलीय रूप से अंतर संबंधित या अंतर संबंधित संसार है। तो ये देखो, शिक्षा प्रणाली को लेकर कुछ बातें की गई, उस पर हम बात करेंगे। और क्वेश्चन कौन सा है याद रखो, जब भी क्वेश्चन पूर्व धारणा वाला आए थोड़ा सा जागरूक होना है कि इसमें थोड़ा सा टेक्निक अलग से काम करेगी, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत अपनी त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण विकासशील देश बना हुआ है। ऐसा नहीं है। ये देखो, ऐसे स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे। तो आपके पास फायदा है कि जहां जहां एक दिखे उनको काट दो। ठीक है, कट गया। अभी देखो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसका मतलब 2 तो सत्य है। ठीक है, 2 तो सत्य। अब तीसरे की जांच कर लेते हैं कि काफी संख्या में भारतीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ विकसित देशों में जाते हैं, क्योंकि वहां की शिक्षा प्रणालियां उन समाजों का पूर्ण प्रतिबिंब है जिनमें वे कार्य करती हैं। पैसेज में कोई ऐसी बात दूर दूर तक ऐसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं की गई है कि भारतीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ विकसित देशों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ की शिक्षा प्रणालियाँ उन समाजों का पूर्ण जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो वहाँ की शिक्षा प्रणाली वहाँ के समाजों का प्रतिबिंब करे ही। लॉजिकली ये कहता है ना, ऐसा कुछ है नहीं है, न कहीं बात की गई, कॉमन सेंस में ऐसा नहीं है। ठीक है, कितने लोग जाते हैं, काफी संख्या में कहाँ जाते हैं, ये देखो कितने जा पाते हैं, बहुत ही कम। तो वैसे भी ये तीसरा वाला कट गया, पक्का कट गया यार, श्योर कट गया। थोड़ा लॉजिक लगाओ, ऐसे ढूंढते रहो चीजों को, तर्कपूर्ण चीजों को। ठीक है, आंसर क्या निकल के आ गया, बी, बिल्कुल सही आंसर है। ऑफिशियल आंसर की में बी ही आंसर है। देखो ये तरीका है, सॉरी शायद ये आपको सही से दिखा नहीं होगा, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट में दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से बता देता हूँ इसको ना, ऐसे बताना भी चाहिए, फायदा हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको जैसे हमने किया था, इसमें पूर्व धारणा वाला क्या है। ठीक है, तो इसमें त्रुटिपूर्ण वाला जो है, भारत अपने इसके कारण विकास लिए, तो बिल्कुल कट गया, तो आप जानते हो कोई लॉजिक नहीं है। और इसमें एक जहाँ कटना है वो तो कटेगा, बचा 2 और 3, तो 2 दोनों में, तो 2 सही है, वैसे भी सही है 2 तो। ठीक है, तीसरे की बात हमने की कि ये जो है कि काफी संख्या में भारतीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ विकसित देशों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ की शिक्षा प्रणाली उन समाजों का पूर्ण प्रतिबिंब है जिनमें वे कार्य करती है। तो 2 लॉजिक है इसमें, काफी संख्या में भारतीय नहीं जा पाते हैं, बहुत ही कम जा पाते हैं एक तो, दूसरा है कि वहाँ की जो शिक्षा है उन समाजों का प्रतिबिंब, ऐसा कुछ कह नहीं सकते हम, कोई लॉजिक नहीं है, तो ये कटेगा। आंसर बचेगा आपका बी। ठीक है, आंसर आपका निकल के आ गया बी। तो ये है
आपके आंसर। तो हमने यहाँ पे क्या देखे, मतलब कम से कम 5 पैसेज देख लिए, 6 पैसेज देख लिए, तो ये आपके निश्चित रूप से काम आएंगे। बाकी ज़रूरत पड़ी तो और वीडियो बनाएंगे। बाकी यार आप, मैं बार बार बोलूँगा, आपका काम है, आप करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तभी फ़ायदा होगा। ऐसे तो मैं तो कितने सोल्व करवा दूंगा, उससे फ़ायदा क्या होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में कभी। थैंक यू, धन्यवाद।